सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आज भी हम रियल नंबर्स चैप्टर से एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बट लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने कुछ सैम्पल क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वैसे ही इस टाइम भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक दो सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम मूव फॉरवर्ड करेंगे एक्सरसाइज 1.2 पे। ओके, so let's see the first sample question. The values of the remainder are when a positive integer a is divided by 3 are 0 and 1 only. Justify your answer. आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर a है, ठीक है, और उसे हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका जो रिमाइंडर होना चाहिए वो सिर्फ 0 और 1 होना चाहिए। इसका आंसर आपको यस में और नो में देना है और इस आंसर को आपको जस्टिफाई करना है, राइट? चलिए, ठीक है। अब आपने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड्स लेमा के बारे में पढ़ रखा है, बिकॉज लास्ट टाइम भी मैंने यही कहा था कि मुझे लग रहा है जो भी बच्चे ये सेशन देखने आ रहे हैं उन्होंने चैप्टर रियल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को तो पूरी तरीके से समझ रखा है। दे आर जस्ट फॉर प्रैक्टिस हियर, राइट? सो हमें क्या करना है, हम उसी एल्गोरिथम को यूज करेंगे जो कि हमें क्या कहती है, दैट a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ओके, नाउ आर यहाँ पे क्या था, रिमाइंडर था, b हमारा क्या था, डिवाइजर था, ए हमारा क्या था, वो पॉजिटिव इंटीजर जो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, बट जो हमने फॉर्मूला याद किया उस हिसाब से ये डिविडेंड है, राइट? और क्यू क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना, हम इसको वैसे ही फ्रेम कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कोई पॉजिटिव इंटीजर है ए जिसको 3 से डिवाइड किया जाता है, इसका मतलब बी की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। उसके बाद क्यू प्लस आर क्या कह रहा है, आर ही रहेगा। अब आपने जब ये डिवीजन यूक्लिड्स लेमा पढ़ा था तो हमने इसमें एक कंडीशन ये पढ़ी थी कि जो आर होगा ना वो हमेशा बी से छोटा यानी कि डिवाइजर से छोटा होगा और ये रिमाइंडर जो होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, राइट? अगर हम इस एल्गोरिथम को, इस कंडीशन को यहाँ पे फॉलो करते हैं इस इक्वेशन में, तो उस हिसाब से आर हमारा क्या होना चाहिए, 3 से छोटा हो सकता है और 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है। तो फिर आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गई, आर की पॉसिबल वैल्यूज हो जाती है 0, 1 एंड 2। ओके, सो क्वेश्चन ने हमसे बोला कि सिर्फ 0 और 1 हो सकती है, बट हमने क्या किया, सॉल्व करके देखा तो 0, 1 और 2 यानी कि 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर a 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब हम इस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे, हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे नो, 0 and 1 are not the only positive value, only values of this positive integer a when it is being divided by 3. What else we can say? We can say that there are 3 possible values 0, 1 and 2 as remainder. Okay? I hope आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। So yes, the answer is no, right? Let's see the second sample question. So the second sample question is asking you, can the number 6 raised to the power n, n being a natural number, यहाँ पे 6 raised to the power n कोई नंबर है, n यहाँ पे आपका कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है? और क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो नंबर है ना ये डिजिट 5 पे एंड करे, ठीक है? आपको इसके लिए रीजन देना है कि क्या, अगर पॉसिबिलिटी में आप कहते हो यस तो भी आपको रीजन देना है, अगर आप पॉसिबिलिटी में कहते हो नो तो भी आपको रीजन देना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अब एक बहुत कॉमन सी बात है, हम लोगों ने जब डिविजिबिलिटी पढ़ी थी क्लास 5 में तो हमने ये पढ़ा था कि किसी भी नंबर को डिवाइड होने के लिए 5 से उसकी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, राइट? अब 6 की पावर n है, ठीक है? हम एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे। लाइक लास्ट सेशन में भी मैंने आपको यही समझाया था कि अगर कोई स्टेटमेंट आपको समझ नहीं आ रही है कि हम इसका आंसर यस दे या नो दे, तो आप उसे एग्जाम्पल्स लेके सॉल्व करो। लाइक यहाँ पे 6 रेज टू द पावर n है, तो हम सबसे पहले n की वैल्यू ले लेते हैं 1। इन दैट केस 6 रेज टू द पावर n हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ 6 हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स टेक द सेकेंड वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू अब हमने ले ली 2। इन दिस केस 6 रेज टू द पावर n यानी कि 6 रेज टू द पावर 2 ये हो जाएगा 36। 3 लेके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। जब 6 रेज टू द पावर n करेंगे तो यहाँ पे 6 रेज टू द पावर 3 हुआ, तो अब ये हो जाएगा 216। हम क्या देख रहे हैं, 6 की पावर कितनी भी हो, n तो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 वी कैन टेक एनी नंबर, लेकिन हमेशा यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो अगर यूनिट डिजिट 6 आ रही है और 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट को 0 या 5 होना चाहिए,
तो क्या हम कह सकते हैं कि ये 6 की पावर कुछ भी आप ले लो वो 5 से डिविजिबल होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा, है ना? तो हम यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे? आवर आंसर विल बी दैट नो, n being any natural number, 6 raised to the power n will not be divisible by 5, will not end with digit 5, because ये 5 से divisible नहीं होगा, तो इसका मतलब इसकी जो end digit है ना वो कभी भी 5 नहीं होगी। क्लियर? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज नो। ओके, तो ये थे हमारे दो सैंपल क्वेश्चन जो इसी चैप्टर से रिलेटेड थे, एंड आई वुड से कि आने वाले जितने क्वेश्चंस होंगे ना उनके लेवल के मुकाबले ये दो सैंपल क्वेश्चन का लेवल काफी हाई था। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पलर क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, राइट वेदर एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 4q plus 2 where q is an integer, justify your answer। क्वेश्चन कह रहा है आप ये बताइए कि क्या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, जहां पे q क्या है, एक इंटीजर है। जस्टिफाई योर आंसर। ओके, चलिए अगर हम यहाँ पे अपनी जो कंडीशन है ना, जो यूक्लिड्स आपने लेमा पढ़ रखा है, थ्योरम पढ़ रखी है, उस थ्योरम से अगर हम इसे कंपेयर करते हैं, लाइक a is equals to bq plus r is our theorem where r should be less than b and should be greater than or equal to 0। ये हमारी थ्योरम है, यही आपके पूरे एक्सरसाइज 1.2 में वर्क करेगी। ठीक, अगर हम इसे कंपेयर कर दें तो Q BQ को कंपेयर करते हैं तो हमें B की वैल्यू क्या मिल रही है? 4 मिल रही है, राइट? सो यहाँ से आप लिख लो B की वैल्यू है 4। सो उस हिसाब से आपकी ये कंडीशन रिमाइंडर के लिए क्या पॉसिबल वैल्यूज है? फिर रिमाइंडर के लिए पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, रिमाइंडर अगर B आपका 4 हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस गिवन फॉर्म 4q plus 2, देन इन दैट केस रिमाइंडर आपके पास सिर्फ 4 ऑप्शन बचेंगे कि रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है एंड 3 हो सकता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप ये बताइए क्या सिर्फ इसी फॉर्म के होंगे? तो जब हमारा रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब क्यों कोई भी इंटीजर हो, BQ plus R, ये चीज होती है ना BQ plus R। सो 4q plus r, अगर हमने r पहली बार में 0 कंसीडर किया, यहां से ले रहे हैं हम r की 4 पॉसिबल वैल्यूज निकाली। अब हम उन r की 4 पॉसिबल वैल्यूज से क्या निकालेंगे? वो नंबर निकालेंगे जिससे हमें किसी से डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए हम पॉजिटिव डिवाइड करना नहीं भी समझ में आया तो आप इतना समझ लीजिए कि आप एक पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट कर रहे हो विद r बीइंग 0। ठीक, तो जब r 0 हो जाएगा तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया 4q plus 0, दैट मीन्स इट विल बी 4q। जब r 1 हो गया तो आपका पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? 4q plus 1 हो जाएगा। जब r 2 हो गया तो आपका पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? 4q plus 2 हो जाएगा। जब r 3 हो गया तो आपका पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? 4q plus 3 हो जाएगा। यानी कि r की 4 पॉसिबल वैल्यूज पे आपको ये 4 पॉजिटिव इंटीजर्स मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला सिर्फ इसी फॉर्म का होगा, 4q plus 2 ही फॉर्म का होगा, तो क्या खाली 4q plus 2 फॉर्म का है? नहीं, हमें 4q भी मिला, हमें 4q plus 1 भी मिला और हमें 4q plus 3 भी मिला। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या देंगे? इस क्वेश्चन का आंसर आप ये देंगे कि नो, for every positive integer it can be of the form 4q, it can be of the form 4q plus 1, it can be of the form 4q plus 2 and it can be of the form 4q plus 3 also। ठीक है, so कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जहां पे q कोई भी इंटीजर है वो 4 फॉर्म्स का हो सकता है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। सो यस, क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है, नो बिकॉज एन इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4q, 4q plus 1, 4q plus 2 and 4q plus 3। Okay, let's see the next question. Question number 2, the product of two consecutive positive integers is divisible by 2। Okay, is this a statement true or false? Give reasons। क्वेश्चन कह रहा है दो कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, इनका प्रोडक्ट हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। इस स्टेटमेंट को आप ट्रू कहेंगे या फॉल्स कहेंगे? इसका रीजन दीजिए। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। देखिए कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर्स हमने पढ़ रखा है, एक के बाद एक आने वाले नंबर को हम कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं, राइट? सो अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि n इज द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, देन इसका कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? इसके साथ आने वाला दूसरा नंबर विच विल बी n plus
1। ओके, अब इन दोनों का क्वेश्चन बोल रहा है प्रोडक्ट ले लो। अगर हम इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, n+1 मिलेगा, राइट। चलिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये हमेशा 2 से डिविजिबल होगा, ये बताइए ट्रू है कि नहीं। हम इसके लिए एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि चलो n की वैल्यू है 1, ठीक है, हम केस लेके चलेंगे। ये केस फर्स्ट है हमारा कि n की वैल्यू हमने क्या मानी, n की वैल्यू है 1। ओके, इन दैट केस आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अगर n की वैल्यू 1 है तो प्रोडक्ट हो जाएगा 1, 1+1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब ये तो डिवाइड हो गया, ठीक। अब जब n की 1 ही वैल्यू डिवाइड हो गई तो क्या इसके बाद की वैल्यूज नहीं डिवाइड होंगी, ऑफ कोर्स इसके बाद की सारी वैल्यूज डिवाइड हो जाएंगी 2 से। सो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट आपका गिवन है दिस इज ट्रू। एंड फॉर द जस्टिफिकेशन यू हैव गिवन, आपने केस भी दे दिए हैं, अगर आप चाहो तो एक और केस लेके शो कर सकते हो, लाइक n की वैल्यू आप 2 ले लेंगे, देन इन दैट केस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में 2+1 डिवाइडेड बाई 2। अब जब 2 आ ही गया तो ये तो कट जाएगा ना, आंसर आपका 3 हो गया, तब भी ये डिवाइड हो गया, ठीक है। सो दो केस किसी भी क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए सफिशिएंट है। लेट्स सी द थर्ड वन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। So yes, the answer is true, students, because n+1 will always be even as 1 out of n or n+1 must be even, क्योंकि हमेशा या तो n या n+1 दोनों में से कोई भी इवन जरूर होगा, ठीक है, और हमने देखा भी केसेस के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive positive integers is divisible by 6. Is this a statement true or false? Justify your answer. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अभी तो हमने दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को लेके सॉल्व किया, अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं, राइट, और ये बताना है कि ये हमेशा 6 से डिवाइड होंगे। ओके, सेम तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर हमारा फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर n है तो दूसरा क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट ले लेना है। अगर हम इनका प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या आंसर आएगा, n, n+1 एंड n+2, राइट। अब इस प्रोडक्ट के लिए आप क्या करिए, अगर ये 6 से डिविजिबल है, इसे हमें ट्रू प्रूव करना है, तो इसके लिए हमें केसेस लेने पड़ेंगे। सो हम फर्स्ट केस ले लेते हैं जहां पे हम n की वैल्यू लेने वाले हैं क्या, 1। जब हमने n की वैल्यू 1 ली तो देखिए यहाँ पे क्या आता है आपका प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। नाउ ये 1 2 3 कहाँ से आ रहा है, मैं यहाँ पे वैल्यूज रख रही हूँ। 1 रखा, देन यहाँ पे 1 रखा तो 2 हो गया, यहाँ पे 1 रखा तो क्या हो गया, 3 हो गया। ओके, सो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 6। क्या आया प्रोडक्ट, 6 आया, 6 से डिविजिबल है यानी कि 1। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट केस के लिए ट्रू है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं जरूरी नहीं है फर्स्ट केस में ट्रू है तो सारे केस में हो जाए, तो इसके लिए आप एक केस और ले सकते हो। चलो सेकेंड केस ले लेते हैं, केस सेकेंड, जहां पे हमने n की वैल्यू ले ली 2। ओके, अगेन फाइंड आउट द प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। नाउ इज इट डिविजिबल बाय 6? ऑफ कोर्स 2 3 प्रेजेंट है, डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आया 4। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n। ओके, सो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, yes the product of 3 consecutive positive integer is always divisible by 6। Let's see the answer. So the answer says true. Okay? और पूरा आपको स्टेटमेंट भी गिवन है कि हमें कैसे एग्जाम में लिख के आना है कि क्या अगर ये ट्रू है तो हम कैसे लिखेंगे। सो इट्स प्रॉपर आंसर आपको गिवन है ऑन योर स्क्रीन that yes it is true because n+1 n+2 will always be divisible by 6 as at least one of the factors will be divisible by 2, क्योंकि कोई ना कोई एक फैक्टर 2 से डिवाइड होगा, कोई ना कोई एक फैक्टर 3 से डिवाइड होगा, और अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाता है तो फिर वो 6 से डिवाइड होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। राइट वेदर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 3m+2 where m is a natural number, justify your answer। क्वेश्चन कह रहा है आपको ये बताना है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो हमेशा फॉर्म होगा 3m+2 के। ओके, अब चलिए अगर हम मान लेते हैं हम इसको कंपेयर करा दें, 3m+2 को हमने कंपेयर कराया किससे, bq+r से, ठीक। सो हमें b की वैल्यू क्या मिली, 3 मिली, ठीक है।
अगर b की वैल्यू 3 मिली तो इसका मतलब r की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो गई, r की पॉसिबल वैल्यूज हो गई 0, 1 और 2। ठीक है, अब ये r की पॉसिबल वैल्यूज से हमारे पास कितने पॉजिटिव इंटीजर्स बन सकते हैं, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स बन। जब r 0 होगा तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, लाइक हमने अभी कुछ ही दो या सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व किया था इस तरीके से। तो चलिए, जब हमारे पास r 0 था तो पहला पॉजिटिव इंटीजर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3q। ठीक है, जब r आपका 1 हो जाएगा तब हमें क्या मिलेगा, 3q प्लस 1 मिलेगा। जब r हमारा 2 हो जाएगा तो हमें पॉजिटिव इंटीजर क्या मिलेगा, 3q प्लस 2 मिलेगा। ये तो हमने पॉजिटिव इंटीजर निकाला, बट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसका स्क्वायर करो। ओके, चलो अभी यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटीजर था, इसका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर। ठीक, क्या ये इस फॉर्म का है 3m प्लस 2? नहीं। नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं दूसरा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देते हैं, बिकॉज क्वेश्चन ने साफ बोला ना कि आपको स्क्वायर करना है पॉजिटिव इंटीजर का, तब बताइए ये इस फॉर्म का है कि नहीं है। ठीक, चलिए आगे हम कर लेते हैं। यहाँ पे जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 1। ओके, देन ये हो जाएगा आपका 6q। हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, लाइक 9q स्क्वायर आपके पास, आप इसको साथ में लिखे 9q स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, राइट। अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं, हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लीजिए, आपको कॉमन क्या मिलेगा, 3q मिलेगा, और बाकी सब आप क्या करो, ब्रैकेट के अंदर कर दो। तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 1। ठीक, अब अगर आप इसको q भी अंदर कर देते हो, नाउ व्हाट इज लेफ्ट विद यू, अगर हम q भी अंदर कर दें तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। हम 3q स्क्वायर प्लस 2q को लेट कर लेते हैं, दैट दिस इज, लेट दिस इज m, लेट m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ओके, सो ये किस फॉर्म का हो गया, 3m प्लस 1 फॉर्म का हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, इसी तरीके से इसको चेंज कर लेते हैं, लिख लेते हैं 3.3q स्क्वायर। ओके, इससे कोई चेंज तो नहीं हुआ ना, 9q स्क्वायर इसका आंसर होगा। और हम मान लेते हैं कि लेट दिस 3q स्क्वायर इज सम इंटीजर m। सो ये किस फॉर्म का हुआ, 3m फॉर्म का हुआ। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमें क्वेश्चन ने ये फॉर्म दिया था उस हिसाब से अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसको स्क्वायर करने पे भी हमें एक बार 3m मिल रहा है, दोबारा में हमें 3m प्लस 1 मिल रहा है। अब हमारे पास एक कंडीशन और बची है, हम उसे भी चेक करके देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए इसी स्क्रीन पे हम देख लेते हैं। लास्ट हमारे पास क्या बचा था, अगर हम r क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। ओके, सो अगर हम r को, थर्ड कंडीशन थी हमारी जिसमें हमें r की वैल्यू 2 थी, उस केस में आपके पास पॉजिटिव इंटीजर निकल के आता है 3q प्लस 2। इसका स्क्वायर करना है, हमें स्क्वायर कर लेते हैं, वी विल यूज द आइडेंटिटी टू सॉल्व इट। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 12q। ओके, प्लस 2 2 4। ठीक, अब हम इसको क्या करें, कॉमन ले लें, जैसे मैंने लास्ट वाले में लिया था, सिर्फ 3 कॉमन लीजिएगा। सो 3q स्क्वायर बचा आपके पास, और यहाँ पे 4q बचा प्लस 4। अगर हम मान ले दैट दिस इज सम पॉजिटिव इंटीजर m, तो ये किस फॉर्म का बन रहा है, 3m प्लस 4। क्या कहीं भी आपको 3m प्लस 2 मिला, नहीं मिला, राइट। सो इसका मतलब हमें इस आंसर का जो जस्टिफिकेशन था वो तो हमने कर लिया, बट आफ्टर जस्टिफाइंग इट व्हाट वी गेट टू नो दैट नो, the square of any positive integer cannot be of the form 3m plus 2। ठीक है, चलिए फाइनल आंसर देख लेते हैं इसका। फाइनल आंसर इज नो, सिंस एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। मैंने आपको बताया था r की 3 वैल्यूज आई थी, 0 1 एंड 2। सो उस हिसाब से ये 3 पॉजिटिव इंटीजर बन रहे हैं। जब हमने इनको स्क्वायर किया तो एक आपका 3m बना, दूसरा आपका 3m प्लस 1 का फॉर्म बना, तीसरा आपका जो बना आई थिंक, ओके, थर्ड भी आपका 3m प्लस 1 का फॉर्म बना, बिकॉज मैंने व्हाट आई डिड वाज कि मैंने यहाँ पे 4 ले लिया था। आई नो, और क्वेश्चन में क्या करता है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं और करके 3m प्लस 1, बिकॉज हम क्या करेंगे, यहाँ से जो 3 है ना, लेट मी शो यू, मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे हम जो 4 है उसको क्या कर लेंगे, 3 प्लस 1 में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, समझ लीजिए अगर हमने 3 प्लस 1 में इसको ब्रेक कर लिया, तो जब हमने यहाँ पे 3 कॉमन लिया ना, तो हम इस 3 को कॉमन में ले लेंगे, तो आपके ब्रैकेट में 1 आ गया और बाहर 1 बचा, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, अब हमने इसको पूरा m को, इसको पूरा m मान लिया है, तो अगेन वी हैव द फॉर्म 3m प्लस 1।
आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसका मतलब हम 3m+1 के ही फॉर्म में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q+1, q being a natural number, can you write its square in the form of 3m+1, that is 3m or 3m+2 for some integer m? Justify your answer। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन ने अब आपको यहाँ पे क्या बोला, कौन सा फॉर्म दिया है, 3q+1 फॉर्म दिया है। तो जब हम इसको bq+r से कंपेयर करेंगे स्टूडेंट, तो हमें क्या मिलने वाला है, b की वैल्यू मिलने वाली है 3, राइट। अब जब b की वैल्यू आपको 3 मिली तो इसका मतलब q के कितने, सॉरी q नहीं r, रिमाइंडर के लिए आपके पास कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो गए, रिमाइंडर के लिए आपके पास 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। ओके, अब जब आपके पास 0 1 2 हो गया तो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स कितने बनेंगे, ठीक है। अब हम शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं, बिकॉज मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन में समझा दिया पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे बनते हैं, r की वैल्यूज लेके बनते हैं। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर आपके पास हो जाएगा 3q, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर आपके पास हो जाएगा 3q+1, तीसरा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा 3q+2। ये 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब q, कैन यू राइट इट्स स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ 3m+1। देखिए अगर अभी हम लास्ट क्वेश्चन में चले, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये आपका किस फॉर्म में था, ये आपका यही फॉर्म तो था ना, 3q, मैंने डिलीट कर दिया, बट अदरवाइज 3q, 3q+1, 3q+2 वही था ना। और हमने हर फॉर्म में देखा कि किसी में 3m आ रहा है, जैसे कि आपके r=0 में 3m आया था, r+1 जब r1 था तो 3q+1 बना, इन दैट केस वी हैड सॉरी 3m+1, एंड लास्ट केस में भी आपका क्या बना, 3m+1 बना। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास वही है, यानी कि अगर हम इनका स्क्वायर कर देते हैं 3q का होल स्क्वायर, तो हमारा जो फॉर्म बनेगा वो 3m का बनेगा। लास्ट क्वेश्चन में हमने ये चीज देखी। अगेन अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा क्या फॉर्म बन रहा है, 3m+1 बन रहा है। 3q+2 का स्क्वायर कर देते हैं तब भी हमारे पास जो फॉर्म बन रहा है वो किसका बन रहा है, 3m+1 का बन रहा है, एज इन द लास्ट क्वेश्चन वी हैव सीन दिस। तो क्वेश्चन कह रहे हैं क्या हम इसी स्क्वायर को 3m+1 या 3m और 3m+2 में लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर m? जस्टिफाई योर आंसर। तो क्या हम लिख सकते हैं, यस हम लिख सकते हैं 3m+1 में 3m में, बट नॉट इन 3m+2। ओके, सो 10 का फाइनल देख लेते हैं क्या आंसर है। तो आंसर नो ही होगा, बिकॉज क्वेश्चन ने 3m+2 दे दिया, तो 3m+2 में हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ 3m+1 और 3m में कर सकते हैं, करेक्ट है। ओके, let's see the next question. The HCF, the numbers 525 and 3000 are both divisible only by 3, 5, 15, 25 and 75. What is the HCF? अब आपको इन दोनों नंबर का HCF निकालना है और अपने इस आंसर को जस्टिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स HCF के बारे में हम क्या जानते हैं, हम पहले से जानते हैं कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक। अगर ये जो दोनों नंबर है ये इन्हीं सारे नंबर से खाली डिवाइड हो रहे हैं, जो कि क्वेश्चन ने आपको साफ साफ दिया है कि यस इट इज डिविजिबल ओनली बाय 3, 15, 5, 25 एंड 75, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारे नंबर्स क्या हुए, इनके फैक्टर्स हुए, ठीक। और HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर हम HCF की बात करें तो HCF क्या हो गया, 75 हो गया। ये तो हमने गिवन स्टेटमेंट से निकाला, बट क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसको जस्टिफाई करो। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसको 525 और 3000 का ना एक बार लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल के देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम एक बार लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल के देखते हैं इसका LCM क्या, सॉरी HCF क्या आएगा। सो फर्स्ट टाइम हम क्या ले सकते हैं, 6 लेंगे तो इट विल बी ग्रेटर, सो वी विल टेक 5, सो दिस विल बी 125, 5, 5, 25, 26, right? Let's subtract it. What we have, 10 minus 5, 5, 9 minus 2, 7, 9 minus 6, 3. Okay. Now since there is a remainder बचा है तो हमें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा. So again divide by 525. कितनी बार ले जा सकते हैं हम, 1 टाइम ले जा सकते हैं. What we will have 150. Again remainder आपका 0 नहीं आया है तो आपको फिर से करना पड़ेगा डिवाइड. How many times? 2 times 75. Again 150. How many times? 2 times 150. So finally we get that yes 75 is the highest common factor. Okay, so हमने justify भी कर दिया कि हमारा इस स्टेटमेंट से आपका जो HCF आ रहा है वो 75 है, और जस्टिफाई करने के लिए अगर हमने इन दोनों को अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा है,
75. Okay, so what you will write HCF is equals to 75 as HCF is the highest common factor. यही हमारा highest common factor. Let's see the next question. Explain why 3 multiply 5 multiply 7 plus 7 is a composite number. Now what do we know about composite number? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि composite number होता क्या है. तो composite number वो number होता है जिसके factors 2 या 2 से ज्यादा होते हैं. ठीक है, 2 से ज्यादा factors वाले हर number को composite number कहेंगे. और इसी में मैं आपका एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं. What is the smallest composite नंबर? सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? ओके, नाउ मूव टू दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताइए ये कंपोजिट है कि नहीं है. सो व्हाट वी कैन सी स्टूडेंट, यहाँ पे देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम जितनी जल्दी क्वेश्चन को हो सके उतनी जल्दी सॉल्व करेंगे. ठीक है, 7 आप देख रहे हो कॉमन लिया जा सकता है. अगर हम 7 कॉमन ले सकते हैं तो विद इन ब्रैकेट हमारे पास क्या बचा? 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1. ओके, अब आप देखो तो 7 एक फैक्टर मिल गया हमको. ठीक, इसी का तो हमें बताना है कि कंपोजिट है कि नहीं. तो 7 एक फैक्टर मिल गया. अगर हम इसको देखें तो 5 3 15 प्लस 1 16. 16 कैसा नंबर है? 16 का फैक्टर होता है 1, 16 का 2 भी फैक्टर होता है, 16 का फैक्टर 4 भी होता है, 8 भी होता है, 16 खुद भी होता है. सो हमें क्या मिल गया? एक फैक्टर तो था ही प्लस और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो गए हैं. So this proves that this is not a composite number. Okay, let's see the answer. Okay, so यहाँ पे यही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि आपको एक कॉमन फैक्टर मिल गया, उसके बाद 7 और 16, मतलब 16 के तो बहुत सारे फैक्टर्स हो गए. कंपोजिट नंबर यही कहता है कि उसके फैक्टर 2 से ज्यादा होने चाहिए. सो 2 से ज्यादा क्या है? यहाँ पे 6 फैक्टर्स है, तो दिस इज अ कंपोजिट नंबर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Can two numbers have 18 as their HCF and 380 as their LCM? क्या कोई भी ऐसे दो नंबर ले सकते हैं? लाइक हमने सपोज किया ए बी ले लिया, ठीक है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका जो HCF है ना वो 18 है और इनका जो LCM है ना वो 380 है. ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है रीजन बताइए कि क्या ऐसे दो नंबर हो सकते हैं कि उनका HCF 18 हो और LCM 380 हो. नहीं, ऐसे दो नंबर बिल्कुल नहीं हो सकते, बिकॉज HCF जो होता है ना वो कहीं ना कहीं फैक्टर होता है LCM का. तो 18 जो यहाँ पे है वो 380 का फैक्टर नहीं है. 18 380 को डिवाइड नहीं करेगा. आप देख सकते हो, हम डिवाइड करके भी दिखा दें. सो ये आपका हो जाता है क्या? 360 और रिमाइंडर आपके पास 20 बचता है. So since 18 is not a factor of LCM 380, that is why ऐसे दो numbers possible नहीं है जिनका HCF और LCM ये हो. Okay, let's see what answer is here. So answer is no, because HCF 18 does not divide LCM 380. Right? Okay, let's see the next question. Without actually performing the long division, find if 987 upon 10 500 will have terminating or non-terminating decimal expansion. Give reasons for your answer. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि बिना डिवाइड किए ये बताओ कि क्या ये दिया हुआ रैशनल नंबर टर्मिनेट होगा या नहीं होगा. ठीक है, अब इसके लिए हमें एक्चुअल डिवाइड नहीं करना है, ये तो क्वेश्चन ने आपको साफ साफ बोल दिया. नाउ व्हाट एल्स वी कैन डू? जिसने चैप्टर पढ़ रखा है उसे पता है क्या करना है. हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में? हमें ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये चेक करना होता है कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है. सो लेट्स सी, यहाँ पे आपका क्या है? 987. क्या 987? और ये जो नीचे आपके नंबर दिए गए हैं या किसी से डिवाइड हो सकते हैं. तो लेट्स सी 3 से चेक कर लेते हैं, बिकॉज 2 से तो नहीं होंगे. 3 से चेक कर लेते हैं. सो 9 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 17. 17 प्लस 7 क्या हो जाएगा? 24. नीचे और ऊपर 3 कॉमन फैक्टर है. सो फर्स्ट हमारा काम क्या होगा? इस कॉमन फैक्टर को हटाना. ठीक है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. So let's divide it. 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 9s are 27. डिनोमिनेटर डिवाइड करिए, ये क्या हो जाएगा? 3500. नाउ दिस इज लेफ्ट. क्या अब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है? सो नहीं, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. ठीक है, ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है इस रैशनल नंबर का. आफ्टर डूइंग दिस स्टेप, अवर सेकेंड स्टेप विल बी कि हम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स को निकालें. ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट कि डिनोमिनेटर जो है 3500, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं. ओके, सो फर्स्ट तो हम 2 ही ले सकते हैं. सो 2 17, ओके, 5 0, राइट.
चलिए नेक्स्ट क्या ले सकते हैं, अगेन 2 ले सकते हैं, जब तक 0 है तब तक 2 तो ले ही सकते हैं। सो ये हो जाएगा 8, 7 एंड 5। ठीक है, इसके बाद क्या ले सकते हैं, इसके बाद 5 दिख रहा है, 5 ले लेते हैं। चलो 5 1 जा 5, 5 7 35, 5 5 25, अगेन 5 35, ओके, अगेन 5 7, ठीक, 7 ले लेते हैं। तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स हुए। चलिए अब इसको लिख लेते हैं, 329 अपॉन 3500 के अब हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं, तो हम 3500 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, उनके प्राइम फैक्टर्स। सो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, हमने कुछ मिस तो नहीं किया, आई थिंक मिस किया हमने, यस, 7 से डिविजिबल था, अभी ये आपका सिंप्लीफाइड नहीं था, ये 7 से डिवाइड हो सकता था। ठीक है, मैं भूल गई, यहाँ पे कर देते हैं न्यूमरेटर में नीचे पे। सो 7 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28 एंड 7 7 जा 49। सो एट लास्ट आपके पास क्या है, 47, 2 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 2। ठीक है, ये चीज हमने मिस कर दी कि ये 7 से डिवाइड हो सकता है, नो प्रॉब्लम, गलती हो जाती है। चलिए अब आपके पास लास्ट ये बचा है, अब हमें इसे देख के बताना है कि टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा। सो टर्मिनेटिंग होने की सिर्फ एक कंडीशन है बच्चों, कि आपका डिनोमिनेटर जो होना चाहिए ना वो 2 और 5 की पावर में हो, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों भी हो तो चलेगा, बट इसके अलावा कोई थर्ड नंबर नहीं होना चाहिए, राइट। सो इसके अलावा कोई थर्ड नंबर यहाँ है भी नहीं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दैट दिस रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ओके, चलो देखते हैं आंसर क्या दिया है। सो यस, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बिकॉज इन्होंने साफ साफ सब कुछ करके दिया है, उसके बाद इन्होंने आपको वेरीफाई करके भी दिया है कि अगर हम इसको डिवाइड करते बाय चांस तो आपका आंसर आता 0.094। ठीक है, तो इसका मतलब डेसिमल के 3 डिजिट बाद ये टर्मिनेट हो जा रहा है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Last question. A rational number in its decimal expansion is 327.7081. What can you say about the prime factors of q when this number is expressed in the form of p by q? क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है। अब अगर आप इसके डेसिमल एक्सपेंशन पे ध्यान दो स्टूडेंट, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 4 डिजिट बाद जाके डेसिमल के रुक गया है, तो ये कैसा नंबर हुआ फिर, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन 4 डिजिट बाद रुक गया, मतलब टर्मिनेट हो गया, तो ये कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। ये चीज हमें क्लियर हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है आप क्या कह सकते हो क्यू के बारे में, अगर हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करें। तो सबसे पहले हमें ये तो पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग है। अब हम इसको पी बाई क्यू फॉर्म कैसे बनाए, डेसिमल हटा देते हैं, सारे जीरोस कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो नीचे कितने जीरो आएंगे, बिकॉज 4 डिजिट बाद डेसिमल लगा था, तो नीचे आपके आ जाएंगे 4 जीरो। ठीक है, अब अगर ये p बाय q के फॉर्म में है तो इसका मतलब q क्या है, आपका q है 10,000। ठीक है, q 10,000 है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या कह सकते हो q के बारे में। तो देखो टर्मिनेटिंग है, तो हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि जो q होगा इसका वो 2 और 5 की पावर में होगा। ठीक, ये तो हम कह सकते हैं। अदरवाइज आप इसे सिर्फ लिखने के बजाय प्रूफ भी करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप 10,000 के फैक्टर्स ले लो। ठीक है, 10,000 के फैक्टर्स ले लो, लेकिन 10 10 से डिवाइड करते चलते हैं, तो आपका बचा 1000, फिर 10 से डिवाइड किया तो आपका बचा 100, अगेन 10 से डिवाइड किया तो आपका बचा 10, अगेन 10 से डिवाइड किया तो आपका बचा 1। इसका मतलब अगर हम इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर 4 और 5 रेज टू द पावर 4। तो हमने क्या देखा कि ये टर्मिनेटिंग होने की वजह से इसका जो q है ना, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 के पावर्स में है, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 4। तो 4 ये भी बताता है, इसकी हाईएस्ट पावर आपको ये भी बता रही है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना वो 4 डिजिट बाद डेसिमल के टर्मिनेट हो जाएंगे, एग्जैक्टली 4 डिजिट बाद टर्मिनेट हो भी रहा है। ओके, सो डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपका 2 और 5 की पावर में है तो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो वो किसी ना किसी डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, जो कि आपको 2 और 5 की हाईएस्ट पावर बता देती है। ओके, सो स्टूडेंट्स ये थे आपके 10 क्वेश्चंस जो आपके एक्सरसाइज 1.2 को बिलोंग करते थे। नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, टिल देन आपको जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए हैं उसकी प्रैक्टिस करिए, और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो बाय।